नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बताने जा रही हूँ। साधारणतः अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु को समान अर्थों में ही प्रयुक्त कर लिया जाता है, जबकि दोनों में आधारभूत अंतर है। अध्ययन की सरलता के लिए ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक कि किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। विषय वस्तु उस निश्चित सीमा से संबंधित है जिसके अंदर रहकर हम वास्तव में कोई अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र अनुमानित परिधि है, जबकि विषय वस्तु हमारे अध्ययन की वास्तविक सीमा है। यद्यपि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने पृथक पृथक भागों में विभक्त करके स्पष्ट किया है, लेकिन ये जो पृथक पृथक भागों में विभक्त किया है, ये विभिन्नता केवल नाम की ही है। वास्तव में सभी समाजशास्त्री सामाजिक संबंध, संस्थाएं और प्रक्रियाएं को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत मानते हैं। अब हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों को जानेंगे जो कि विषय वस्तु से संबंधित हैं। गिन्सबर्ग ने अपने लेख द प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किए जाने वाले सभी विषयों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। और ये 4 प्रमुख भागों में जो विभक्त किया है वह इस प्रकार है: सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यधिकी। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इस श्रेणी में वह विशेषताएं सम्मिलित की जाती हैं जो समाज के आकार अथवा स्वरूप का निर्माण करती हैं, जैसे जनसंख्या के गुण और आकार। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र उन सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं का भी अध्ययन करता है जो सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं, ये समाजशास्त्र की एक अन्य शाखा है। इसके अंतर्गत उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक प्रक्रिया के रूप में विभिन्न व्यक्तियों के बीच और विभिन्न समूहों के बीच पाए जाते हैं, जैसे संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अनुकरण आदि। सामाजिक नियंत्रण, इसके अंतर्गत गिन्सबर्ग ने उन विषयों को सम्मिलित किया है जो सामाजिक जीवन में नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे परंपरा, धर्म, लोकरीति, राजनीति, विश्वास, नैतिकता, कानून आदि। समाजशास्त्र में इन सभी विषयों का विस्तृत विवेचना की जाती है। सामाजिक व्यधिकी, ये वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं या समाज की विघटित दशाओं का अध्ययन किया जाता है। ये दशाएं हैं जैसे आत्महत्या, अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, बेकारी, सांस्कृतिक विघटन आदि, और इसी प्रकार की अन्य दूसरी समस्याएं। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र के 3 प्रमुख कार्यों को स्पष्ट किया। 1, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का वर्गीकरण करता है। 2, ये सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों जैसे आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा नैतिक के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। 3, ये सामाजिक परिवर्तन तथा स्थिरता को उत्पन्न करने वाली दशाओं तथा सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की खोज करता है। अब हम सोरोकिन के विचारों को जानेंगे। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में जो बातें सम्मिलित हैं वह इस प्रकार हैं: पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन, असामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन। सोरोकिन समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हुए इसकी विषय वस्तु के संबंध में लिखते हैं कि समाजशास्त्र सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं, उनके पारस्परिक संबंधों एवं संबंधों का विज्ञान है, और या तो ये वैसा ही रहेगा या फिर समाजशास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एलेक्स इंकल्स के विचार। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है में विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। वो कहते हैं 3 पथ हैं जिनके द्वारा हम विषय वस्तु का निर्धारण कर सकते हैं।
और इन तीनों पथों के अंतर्गत जो विचार सम्मिलित हैं उनके बारे में मैं आप बताने जा रही हूँ। ऐतिहासिक पथ मैं सबसे पहले आपको समझाने जा रही हूँ और ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत जिन समाजशास्त्रियों के विचारों को शामिल किया गया है उनके बारे में बताऊंगी। ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ज्ञात करने के लिए हम उन समाजशास्त्रियों के लेखों का अध्ययन करेंगे जिन्हें समाजशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन प्रवर्तकों ने अपनी रचनाओं में समाजशास्त्र के किन विषयों को केंद्र बिंदु माना है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक में 1000 उन लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है जिन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया है। बेकर हैरी एल्मर वार्नेस ने अपनी पुस्तक में समाजशास्त्रीय इतिहास का उल्लेख किया है। उन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में ये चार समाजशास्त्री हैं: ऑगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम तथा मैक्स वेबर का उल्लेख किया है। इनका समय 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक का है। समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास, जैसा कि मैं अपनी पिछली कक्षा में भी बता चुकी हूँ, समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास फ्रांस, इंग्लैंड एवं जर्मनी में हुआ। यहाँ इन विद्वानों ने कार्य किया जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए हैं, और इनमें से प्रत्येक विद्वान का समाजशास्त्र पर व्यक्तिगत बौद्धिक प्रभाव रहा है। समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु के निर्धारण में इन विद्वानों के विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन विद्वानों के विचारों को जानेंगे। ऑगस्ट काम्ट, जिन्हें कि समाजशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है, उन्होंने अपना अधिकांश समय समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में लगाया। उनके अनुसार वर्तमान में समाजशास्त्र का उपविभाजन संभव नहीं है, दूर भविष्य में ये हो सकता है। ऑगस्ट काम्ट ने हमें समाजशास्त्र से संबंधित विषयों की कोई सूची या उपक्षेत्र नहीं दिए, लेकिन ऑगस्ट काम्ट समाजशास्त्र का उपक्षेत्र निर्धारण करने के प्रति उदासीन तो थे, लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभक्त किया है। ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभक्त किया है, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक सामाजिक स्थितिकी और दूसरा सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत ऑगस्ट काम्ट समाज की संस्थाओं जैसे आर्थिक संस्था, परिवार एवं राज्य आदि के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र में विभिन्न संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। काम्ट ने लिखा है कि समाजशास्त्र में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। काम्ट का मत है कि समाज के अंगों को पृथक से नहीं समझा जा सकता, अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। उन्हें एक दूसरे के संबंध में देखा जाना चाहिए, और इस सिद्धांत को वे सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। अब मैं जो समाजशास्त्र को उन्होंने 2 भागों में बांटा, अब सामाजिक गतिकी के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि स्थितिकी में समाज के विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, तो गतिकी में समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है, और ये ज्ञात किया जाता है कि समय के साथ उसका विकास एवं परिवर्तन कैसे हुआ है। काम्ट का विश्वास था कि ये एक समस्या को हल करता है। इनका मत है कि समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से हुआ है। ऑगस्ट काम्ट क्या मान रहे हैं कि समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से हुआ है। विभिन्न स्तरों से गुजरते समय समाज पूर्णता एवं प्रगति की ओर अग्रसर होता है। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र का निर्धारण
जो कि कांट ने किया है उससे अधिक व्यवस्थित ढंग से स्पेंसर ने प्रस्तुत किया। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण तथा उद्योग या कार्य आदि विषय आते हैं। और इसके अतिरिक्त भी स्पेंसर ने समितियों, समुदायों, श्रम विभाजन, सामाजिक विभेदीकरण, स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र, कला और सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन को भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित किया है। स्पेंसर ने संपूर्ण समाज को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक इकाई मानने का सुझाव दिया। विभिन्न प्रकार एवं स्तर के समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करने का भी सुझाव दिया। आपका मत है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाजों की संरचना एवं प्रकारों के तथ्यों का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार कांट ने समाजशास्त्र का जिस प्रकार से विभाजन किया उसकी झलक हम या उसका प्रभाव हम स्पेंसर के विचारों में भी देखते हैं। अब हम इमाइल दुर्खीम के विचारों को जानेंगे। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स तथा अन्य रचनाओं के आधार पर जो उन्होंने रचनाएं की, लेख लिखे, उसमें अपने विचारों को व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से माना है और उन्होंने दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय पत्रिका को 7 खंडों एवं उपखंडों में विभाजित किया जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में व्यक्त करते हैं। और ये प्रमुख खंड इस प्रकार है: सामान्य समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, कानून एवं नैतिकता का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र, जनानकी समाजशास्त्र, सौंदर्य का समाजशास्त्र। दुर्खीम ने 1896 में समाजशास्त्र की विषय वस्तु की ये रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका उपयोग समकालीन समाजशास्त्र में भी किया जाता है। दुर्खीम ने भी कांट एवं स्पेंसर की भांति संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों एवं उनके अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन पर जोर दिया। दुर्खीम कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य होने चाहिए और ऐसा वे मानते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए, दुर्खीम का ये मानना है, क्योंकि इसके अभाव में समाज को स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सकता। दुर्खीम ने भी स्पेंसर की तरह समाजों को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की इकाई मानने की बात कही है और विभिन्न समाजों के तुलनात्मक अध्ययन पर भी जोर दिया है। अब जानते हैं मैक्स वेबर के विचारों को। मैक्स वेबर ने अपना अधिकांश समय एक विशेष अध्ययन पद्धति, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ, मैक्स वेबर ने अपना अधिकांश समय एक विशेष अध्ययन पद्धति वर्स्ट्रेहैन, उस अध्ययन पद्धति का नाम है, की विवेचना करने में लगाया। ये अध्ययन पद्धति क्या है, इसे ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। इस पद्धति से अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। इस पद्धति से अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। इसका मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। एक अपराधी का अध्ययन करके उस पर टिप्पणी लिखनी है, तो जब हम वो अध्ययन करने वाला जो अध्ययन करता है, अपराधी की जगह स्वयं को रखकर देखे, ये सोचे, देखे कि अगर वह अपराधी होता तो कैसा व्यवहार करता, तभी वास्तविक स्थिति से वह अध्ययनकर्ता परिचित हो पाएगा। इसे ही वर्स्ट्रेहैन पद्धति का मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ। वेबर सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं।
वेबर ने धर्म, आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे मुद्रा, श्रम विभाजन, राजनीतिक संगठन, वर्ग, जाति, शहर एवं संगीत, राजनीतिक दल आदि विषयों पर विस्तार से कार्य किया है। वेबर ने धर्म के आर्थिक प्रभावों का भी अध्ययन किया है। चलिए अब हम दूसरा पथ जानेंगे, अनुभविक पथ। इसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि आजकल के समाजशास्त्री किस प्रकार की समस्या का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी अध्ययन पद्धति क्या है और वे किन विषयों से संबंधित हैं। और ये सब जानने के लिए हमारे पास 3 आधार हैं। एक, समाजशास्त्र की विभिन्न पुस्तकों में दी गई विषय सूची को ज्ञात करके। दूसरा, समाजशास्त्री समाजशास्त्र की किस उपशाखा से अपने आप को जोड़ते हैं। तीसरा, उनके द्वारा किया शोध कार्य तथा समाजशास्त्रीय बैठकों, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लेख एवं प्रतिवेदनों को जानकर। और इन तीनों स्रोतों या आधारों के अध्ययन से जो विषय उभर कर सामने आए हैं उनमें प्रमुख हैं व्यक्तित्व और समाज, सांस्कृतिक मानव समूह, जनसंख्या, जाति एवं वर्ग, प्रजाति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा एवं धर्म, सामाजिक समस्याएं, सरकार एवं राजनीति आदि विषय जो इन आधारों को देखने से सामने आए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको तीसरा पथ बताने जा रही हूँ और वह है विश्लेषणात्मक पथ। हम ये तर्क दे सकते हैं कि ना तो समाजशास्त्र की नींव डालने वालों ने और ना ही वर्तमान समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की उचित ढंग से कोई विषय वस्तु का निर्धारण किया है। इसका निर्धारण तो तार्किक विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मानवीय विज्ञान की शाखा की अपनी विषय वस्तु है। जैसे राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सत्ता का, अधिकार का, सरकार का, शक्ति का अध्ययन किया जाता है, और इसी प्रकार समाजशास्त्र की भी कुछ मूर्त एवं विशिष्ट विषय वस्तु होनी चाहिए जिसका अध्ययन अन्य विज्ञानों में नहीं किया जाता हो। प्रमुख संस्थाएं, सामाजिक उत्पादन तथा सामाजिक क्रियाएं वह क्षेत्र हैं जिन पर कोई अन्य विज्ञान दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार इंकल समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समाज, संस्था एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में देखते हैं। अब हम इन्हीं विषयों के बारे में, जो विषय वस्तु के बारे में इंकल्स के विचारों से जो उभर कर सामने आई हैं उनके बारे में जानते हैं। इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सबसे पहले मैं बताऊंगी समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इंकल्स का मत है कि समाजशास्त्र को समाज के किसी एक अंग का अध्ययन न कर संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात इसके विश्लेषण की इकाई संपूर्ण समाज होना चाहिए। इस अर्थ में समाजशास्त्र को समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न संस्थाओं एवं विभिन्न समाज व्यवस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। समाज का ये अध्ययन 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक, विशिष्ट समाज के आंतरिक विभेदीकरण के अध्ययन के रूप में, और दूसरा, सभी समाजों को एक जनसंख्या मानकर उसकी पहचान योग्य विशिष्ट विशेषताओं के अध्ययन के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में। सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में समाजशास्त्र सभी संस्थाओं की विशेषताओं को ज्ञात करेगा, उनके विभिन्न पक्षों में क्या भेद है को ज्ञात करेगा, संस्थाओं के आकार, विशेषीकरण की मात्रा और उनमें क्या समानताएं हैं आदि का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। 1901 में दुर्खीम ने समाजशास्त्र को संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में माना था। वर्तमान समय में बड़े संगठनों के महत्व में वृद्धि होने से संस्थाओं की सामान्य विशेषताओं के अध्ययन में भी रुचि बढ़ी है। सामाजिक संबंधों के रूप में
जिस प्रकार समाज संस्थाओं की जटिल व्यवस्था माना जाता है, उसी प्रकार से संस्थाएं सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए परिवार रूपी संस्था का निर्माण अनेक प्रकार के संबंधों जैसे स्त्री पुरुष, माता पिता, भाई बहन, बच्चों, बहन बहन, भाई भाई आदि के संबंधों से मिलकर होता है। इन संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। संबंध एक विशिष्ट प्रकार की विषय वस्तु है। सामाजिक संस्थाओं की तरह ही समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की समानता एवं भिन्नता का अध्ययन किया जाना चाहिए। मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। अन्य जर्मन समाजशास्त्रियों ने भी मैक्स वेबर का अनुसरण किया है। वान वीजे, जॉर्ज सीमेल जैसे जर्मन समाजशास्त्री, पार्सन जैसे अमेरिकन समाजशास्त्री ने सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। इस प्रकार इंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उन संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं जिनके अध्ययन का अन्य विज्ञान दावा नहीं करते। वह इसे परिभाषित करते हुए लिखते हैं। इंकल्स की परिभाषा बताने जा रही हूँ। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्थाओं एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है। अब हम विषय वस्तु के संबंध में इमाइल दुर्खीम के विचारों को जानेंगे। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। आपने इस दृष्टि से समाजशास्त्र की विषय वस्तु में जिन विषयों को सम्मिलित किया है वह इस प्रकार है: सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक कारकों के प्रभावों तथा सामाजिक संगठनों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन आता है। जनसंख्या संबंधी समस्याएं जैसे जनसंख्या का आकार, घनत्व एवं स्थानीय वितरण आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक शरीर शास्त्र, इसमें समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों जैसे भाषा, कानून, परिवार, धर्म आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। सामान्य समाजशास्त्र, इसमें सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप का पता लगाने एवं उन सामान्य सामाजिक नियमों को ज्ञात करने पर जोर दिया जाता है जो सामाजिक जीवन की निरंतरता एवं स्थिरता की दृष्टि से जरूरी है तथा जिनका अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी विशेष महत्व है। संक्षेप में समाजशास्त्र की विषय सामग्री सामाजिक संबंध ही है। मिकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। चाहे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सूची में कितने ही विषय क्यों ना सम्मिलित किए गए हों, परंतु ये सत्य है कि मूल रूप से समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक क्रिया के अध्ययन पर समाजशास्त्र के अंतर्गत विशेष जोर दिया है मैक्स वेबर ने, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि सामाजिक क्रिया भी सामाजिक संबंधों के संदर्भ में ही हो सकती है। क्यूबर ने सामाजिक संबंधों के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वान वीच के अनुसार सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। प्रोफेसर मैकी ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के रूप में सामाजिक संबंधों के महत्व पर लिखा है कि ऊपरी तौर पर ऐसा मालूम होता है कि सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संस्थाएं तथा समाज आदि समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन सामग्री है और अधिकतर समाजशास्त्री साहित्य इन सभी विषयों से संबंधित अध्ययनों से भरा हुआ है। परंतु यदि ध्यान से विचार किया जाए तो स्पष्ट पता चलता है कि इन सभी तथ्यों एवं सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्माण सामाजिक संबंधों के द्वारा ही होता है। अतः चाहे हम फिर सामाजिक तथ्यों का अथवा
परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों। हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत चाहे विभिन्न विषयों का अध्ययन ही क्यों न किया जाए, परंतु वास्तव में उन सब का आधार सामाजिक संबंध ही हैं। समाजशास्त्र में उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। मैकाइवर तथा पेज लिखते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। संक्षेप में विभिन्न विद्वानों के विचारों से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। धन्यवाद।